Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am back with business communication lectures for you. And last time we discussed 7 C's of communication, and I will give you a little bit of recap before we go on to the next lecture. The 7 C's of good communication were, as you remember, correctness, concreteness, conciseness, courtesy. All these aspects were talked about, and I gave you examples of advertisements which contain these 7 C's, and along with them you would have noticed that a good advertisement convinces you into buying a certain product, and a bad advertisement which does not include much of the 7 C's will not have that much of a positive effect on you, and you will not change your current product. So these things are there in our minds, and we think of many things around us. We watch the television and we consider जो भी उसके ऊपर आपके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उनको हम देखते हैं. कभी कभी हम कन्विंस हो जाते हैं और कभी हम कन्विंस नहीं भी होते. तो वो एक लैक होता है of 7 C's in those advertisements, which tells us how to convince the other person, or the other person is not convinced to buy the certain product. उसके बाद हम 7 C's of communication design पे आए थे कि आपके दिस वाज मेनली कंसर्निंग द प्रेजेंटेशंस, कि आप ऑफिस एनवायरनमेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, लोग आपसे कैसे कन्विंस होते हैं. यू गिव कॉन्ट्रास्ट, यू मेक कट्स, आप कुछ चीज़ें काट भी देते हैं, एडिटिंग करते हैं. बेसिक जो आपको समझाने के लिए बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, वो ये है कि कम्युनिकेशन आप करते हैं लेकिन उसके अंदर बड़ा प्रिसिशन रखते हैं, बहुत कैलकुलेटेड आपकी मूव्स होती हैं. आपका जो ऑडियंस है वो बड़ा केयरफुल होता है अबाउट थिंग्स, एंड वो सेंसिटिव भी उस वक्त हुआ होता है कि वेदर ही विल लाइक योर प्रोडक्ट और नॉट, क्या वो मार्केट में जाएगी या नहीं, या उसकी सेल्स कितनी होंगी, लोग कितने कन्विंस होंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम इनटू the aspect of 7 C's of communication. Now I hope you understand कि communication कितनी ज़्यादा important है और 7 C's की क्या वैल्यू है इन बिजनेस कम्युनिकेशन. और आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे कि अगर आप courteous नहीं हैं, अगर आप comprehensive नहीं हैं, तो आपका मैसेज इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता. सो शुरू से जो हम बातें करते आ रहे हैं वो सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं. नथिंग इज़ वेरी न्यू, और बहुत कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है. स्लोली ग्रेजुअली मैं आपको लेक्चर्स में ये सब चीज़ें इंटेग्रेट करती जा रही हूँ, और आपके साथ कंटिन्यूसली कंपैरिजन और प्रीवियस रेफरेंसेस हैं, ताकि आपके माइंड में सब चीज़ें फ्रेश रहें. सो लेट्स गो ऑन टू आवर lecture number 7, which is the listening process. अब listening क्या है? Consider listening and hearing, 2 aspects. इनको consider कीजिए और सोच के बताइए कि hearing में और listening में क्या difference है. देखिए, hearing, you hear a lot of things around you. आपको कमरे में एसी की आवाज़ आ रही होती है, म्यूज़िक हल्का सा अगर चल रहा हो तो वो होता है, बाहर से कोई वेंडर गुज़र रहा हो तो आपको उसकी आवाज़ आती है, यू हेयर इट. कहीं पे कोई हॉर्न बजे तो वो आपको सुनाई देता है. तो उसमें ये चीज़ें हैं that you hear a lot of things around you, लेकिन आप उनको अटेंशन नहीं देते. सो जहाँ पे अटेंशन की बात आती है वहाँ पे लिसनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है.
सो टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, आप अटेंटिवली कोई चीज़ सुनते हैं, अपने माइंड को अट्यून करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने जहन में चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, और फिर आप अकॉर्डिंगली यू गो ऑन टू द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग. So if the communication is taking place through voice or through the telephonic conversation, you need to listen very very carefully. अगर आप अच्छी तरह से listening process नहीं करेंगे अपने जहन में और अपने ears का बड़ा अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सारी important चीज़ें drain out हो जाएंगी, आप उनको catch नहीं कर सकेंगे और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी. लिसनिंग हैज़ साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डायमेंशंस. अब लिसनिंग की दो तरह की डिफरेंट डायमेंशंस हैं. साइकोलॉजिकल है कि अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर सुनेंगे, और आपको कोई शख्स नापसंद है, साइकोलॉजिकली आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, दोस्ती नहीं है, या पहले कभी किसी चीज़ में उसने आपको इरिटेट किया है या अनहैप्पी किया है, तो आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे. साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आपको हो जाएगा, एंड द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू, even if he is saying something very very important, तो वो भी आपके जहन में नहीं आएगा, आप उस बात से कन्विंस ही नहीं होंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप उस शख्स को नापसंद कर रहे हैं. देन आई होप यू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लिसनिंग का क्या है. लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर है, अप्रिसिएशन एंड डिसरिगार्ड, और you like a person and you do not like a person, उसमें फ़र्क आ जाता है, और आप साइकोलॉजिकली उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते, तो आप लिसनिंग तो दूर की बात है, आप लिसनिंग कैसे करेंगे. कॉग्निटिव डायमेंशंस. कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स आर अकॉर्डिंग टू द ब्रेन, अकॉर्डिंग टू योर माइंड. आपका जहन किस तरह से एक चीज़ को ले रहा है, कंटिन्यूसली आपका माइंड वर्क कर रहा है. इवन वाइल यू आर स्लीपिंग योर माइंड इज़ अवेक एंड डूइंग समथिंग और द अदर. तो कॉग्निटिव है कंसर्निंग विद द ब्रेन, हाउ द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन एंड हाउ ही कैचेस देम. इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो किस तरह से ग्रास्प करता है. So when we are talking about cognitive dimensions, we do realize that an individual who is talking should also be very much concerned about the person who's at the receiving end. So speaker का भी एक value है और listener की तो value definitely है ही. So use of your brain, use of your cognitive abilities, कि आप उसको अच्छी तरह से लिसन करें जो भी आपको इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की जा रही है. सो दीज साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डायमेंशंस नीड टू बी कवर्ड वेरी वेरी केयरफुली इन द लिसनिंग प्रोसेस. अब इसमें मैंने आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो बताया, हाउ यू कैन डील विद इट, हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी साथ साथ वो डिटेक्ट करने हैं, और इसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेगी. इफ़ यू डिसलाइक अ पर्सन, जस्ट फॉरगेट अबाउट योर ओन पर्सनल फीलिंग्स अबाउट हिम और हर, एंड जस्ट लिसन टू व्हाट इज़ बीइंग सेड. नॉट हु इज़ सेइंग इट, बट व्हाट इज़ बीइंग सेड. क्या कहा जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन कह रहा है. Forget about this. Clean your mind from all the biases. अपने जहन में किसी किस्म की कोई इल फीलिंग ना लेकर आएं,
और उस शख्स को उसी तरह से इंटेंटली सुने जैसा कि वो बात कर रहा है, वो जो भी बात कर रहा है वो बात सुनिए, एंड देन यू विल बी, जैसे कहते हैं कि उसके लिए हेट्रेड या लव की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए. यू शुड हैव अ न्यूट्रल फीलिंग at that moment, so that whatever is being said you grasp it very very carefully. So again psychological aspect में ज़रा थोड़ी देर के लिए अपनी feelings को साइड पे रख दीजिए, उनको कंट्रोल कर लीजिए, and be very objective about things. subjective ना बने कि जी ये शख्स है तो ये तो मुझे ना पसंद है, इसकी तो बात ही मैंने नहीं सुननी, I don't want to listen to this person. It should not be that way. It should be objective कि क्या कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस करें, उस पर गौर दें और उसी को आगे लेके चलें, और इसी तरह से आपकी लिसनिंग प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. एंड देन योर कॉग्निटिव डायमेंशंस विल कम फॉरवर्ड. जब आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेन अपना काम करना शुरू कर देगा, बिकॉज ब्रेन जो है उसको आपकी फीलिंग्स हैम्पर कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं. तो अगर आपने डिस्टर्बेंस के ऊपर ध्यान दिया तो आपका लिसनिंग प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, और अगर आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा पीछे रख दिया, साइड पे कर दिया, सो कॉग्निटिव डायमेंशंस, कॉग्निटिव एस्पेक्ट विल स्टार्ट वर्किंग, और वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा और काम आपका चलता रहेगा. पर्सनली ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि आपको एक शख्स नहीं अच्छा लगता, पसंद नहीं आता, कोई वजह हो जाती है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर इंसान की होती हैं, लेकिन न्यूट्रल रहना और इस चीज़ को साइड पे रखना वुड बी अ साइन ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर. अगर एक शख्स अपनी पर्सनल फीलिंग्स को आगे ले आता है और लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता है, पर्सनल हेट्रेड्स में पड़ता रहता है, प्रोफेशनल जेलसीज़ में पड़ा रहता है, तो वो भी फॉरवर्ड नहीं जाएगा और उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल सफ़र ऑल्सो. So all these things are again interrelated, and according to what you are considering, how you are using yourself, your mind, and किस तरह से objectively बातों को सुनना है. Hearing is a part of listening. Now hearing is a part of listening. Of course hearing is conditioned, एंड वो तो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं इसलिए आप उनको सुन रहे हैं. लिसनिंग बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जिसको कि आप अपना फुल टाइम दे रहे हैं, और उसके साथ आप अपना प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जमा कर रहे हैं, और आप अपने नोट टेकिंग कर रहे हैं या ब्रेन में पॉइंट्स बना रहे हैं, एंड यू आर कंटिन्यूसली on the move of listening. So hearing, you're hearing things around you. कहीं पे कोई दरवाज़ा बंद होता है, कहीं पे कोई म्यूज़िक चल रही है, but you are listening to somebody very carefully, या कोई मीटिंग आपकी हो रही है, बाहर से हॉर्न्स की आवाज़ आ जाती है, या आपके जो क्लटर ऑफ क्रॉकरी इज़ ऑल्सो देयर, कि चाय या बिस्किट सर्व हो रहे हैं तो उनका क्लटर है, उनका नॉइज़ है थोड़ी सी, यू हेयर दैट डेफिनेटली, लेकिन आपको वो रजिस्टर नहीं करना है, उसको आप बाईपास कर सकते हैं. इट कैन गो, एंड लाइकवाइज यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंट लिसनर, एंड इट विल अफेक्ट योर productivity, it will affect your ability to understand things clearly, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं. तो लिसनिंग प्रोसेस को ईजी ना लें, ये एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, और आप ये समझ रहे हैं कि किसी शख्स ने आपको पर्सनली कोई नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आप उसके साथ काम करना आपकी एक
मजबूरी है, यू हैव टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद पीपल। तो इस तरह से अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेकर आएंगे मुश्किल हो जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे, आप केयर कर लेंगे अगले इंसान की, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इन योर वर्किंग एनवायरनमेंट। देन वी कम टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। जब आप सेलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन यू आर लिसनिंग वेरी वेरी केयरफुली। किसी लेक्चर में, इस वक्त जैसे एक लेक्चर हो रहा है, आई होप दैट यू हैव योर पेन्स एंड योर नोट पैड्स रेडी, ठीक है ना। आप कुछ थोड़े से पॉइंट्स भी लिख रहे हैं, आप इंटेलिजेंटली सुन भी रहे हैं, आपको कोई आउटसाइड डिस्टर्बेंस भी नहीं है, और आप लोगों को ये कह भी सकते हैं कि भाई इस वक्त मैं अपना लेक्चर सुन रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। So see, why this sentence of do not disturb बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप मीटिंग्स कर रहे होते हैं, उसके बाहर भी आप ये बोर्ड लगा देते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, यू वांट थिंग्स to go very effectively, you want to understand each point, then you want to select the points which are necessary for you. आपके लिए जो points ज़रूरी हैं वो आप select करना चाहते हैं, you make notes out of them, 1 2 3 points लिख लेते हैं और फिर उनको organize करते हैं. So again you are listening, and in this process you are taking down sort of minutes of the meeting. हर शख्स के पास अपने minutes अपनी selectivity के accordingly मौजूद होंगे. जैसे for example आप you're listening to a person, और आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं. बाकी चीज़ें भी आप सुन रहे हैं, बट सिंस यू आर कंसर्न्ड विद दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो वो आप कर रहे हैं और उसके पॉइंट्स आप नोट डाउन करते हैं. तो यू आर सेलेक्टिंग, यू बीइंग सेलेक्टिव. देन अगर आपको जब कहा जाता है कि यू स्टार्ट मेकिंग अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो वो फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन. आप खुद सोचें कि अगर हमने सुना ही नहीं है तो हम ना सेलेक्ट कर सकेंगे ना ही ऑर्गेनाइज कर सकेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट, बट वी टेक इट वेरी कैजुअली. हम इन पॉइंट्स को एक्चुअली बहुत डे टू डे रूटीन में लेते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स बड़ा इम्पैक्ट है इनका ऑन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस. एक शख्स की परफॉर्मेंस के ऊपर इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, और सेलेक्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू हैव सॉलिड पॉइंट्स टू डिस्कस फर्दर, टू हैव अनदर मीटिंग, टू अंडरस्टैंड कि किस तरह एक काम करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन यू आर इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेशन. जब हम कम्युनिकेशन इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज इंटरप्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन हिज और हर ओन वे. ये किस तरह हो रहा है? Interpretation, I said that this project is going to take us 10 years forward. ठीक है, मैं बड़ी enthusiastic हूँ और मैंने अपना project एक बनाया है जो मैं समझती हूँ कि my organization will flourish in it, and it is going to go 10 years forward. Now another person who's sitting there and who knows the ins and outs of the organization, वो CEO है, उसको पता है कि organization के क्या problems आ रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं,
where are the bottlenecks which we are going to consider, वो इसको interpret बिल्कुल different way में करेगा. He will say, no, not 10 years, perhaps only 5 years. So you got my point कि interpretation हर शख्स की different होती है. जैसे आप कहते हैं कि छोटी सी एग्जांपल ले लें कि आई वर्क वेल ड्यूरिंग द नाइट. रात को मैं अपनी असाइनमेंट्स बड़ी अच्छी बना लेता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी क्वाइट, देयर इज़ नथिंग टू डिस्टर्ब मी एंड आई enjoy my work at night and I can do maximum work while everybody else is sleeping, the whole world is quiet और मैं अपना काम कर रहा हूँ. तो मुझे वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट लगती है और मैं उसके अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करता हूँ. माई वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दैट सेंटेंस इज़, ये कितना अजीब इंसान है, ये तो सोता ही नहीं. नाउ आई कांट डू विदाउट स्लीपिंग. मुझे तो रात को 10 बजे 11 बजे नींद के झोंके आने लगते हैं एंड आई वॉन्ट टू स्लीप. सो इंटरप्रिटेशंस इन अ डिफरेंट वे. आई कैन वर्क वेल इन द मॉर्निंग. सुबह उठ के फ्रेश अपना अच्छी तरह से आप तैयार हुए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने एनर्जीज अपनी पुटअप की और आप अपने काम पे चले गए, अपनी असाइनमेंट शुरू कर दी. सो डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट थिंग्स. और अब ये लिसनिंग पे कैसे अफेक्ट करता है, वही बात है कि ही सेज के somebody says during a project and a presentation that this work I predict will be very fruitful for the organization and we will complete it inshallah by 2013. अब वो उसकी इंटरप्रिटेशन है. बाकी लोग जो बैठे हैं, जो क्रिटिकल हैं अबाउट दीज थिंग्स और जो सोच रहे हैं कि प्रॉबेबली ऐसा बड़ा मुश्किल है, वो ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मे बी इट विल टेक लॉन्गर. सो उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया, सुनी हुई बात, इट डिपेंड्स ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर थिंकिंग प्रोसेस, देयर एबिलिटी टू जज. they take a lot of things in the scenario जो कि शायद आप नहीं ले रहे because you are very enthusiastic about your project, the other people are very critical about the project. So what is going on, what is happening is a process and it is being interpreted in a very very different manner. So ये सब चीज़ें भी आपको you have to keep them into account. प्लीज़ इसको कंसिडर करें, सोचें इस बारे में कि आप क्या सुन रहे हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. एंड nobody can stop you because you are an individual, you have an intelligent mind, you have an intelligent brain. और शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता है. You have a 20 years experience of industry. जो आपका एग्जीक्यूटिव आया है उसका 5 years of interest है, एक्सपीरियंस है और वो बड़ा एंथुजियास्टिक है. आप कहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता बिकॉज इसमें तो बहुत हिकअप्स आते हैं, बहुत स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बहुत सारे बॉटलनेक्स आ सकते हैं. सो अगेन डू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स while you are listening in an organization, in the business world, in the business community. Responding, response क्या है? Now this is a little bit of the encouragement of the speaker. बोलने वाले की encouragement के लिए you need to do certain things which is responding. Of course eye contact जिसका हम बहुत जिक्र करते रहते हैं और which is very very important in the business world. So you respond in a certain manner. Right now I'm talking to you and I hope that you are responding positively. You are understanding what I am saying. You are listening with your cognitive abilities
और आपके माइंड, आपका ब्रेन जो है वो आपके साथ काम कर रहा है। सो आपका आई कांटेक्ट मेरे साथ है, मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ है, और हमारे बीच में एक कैमरा है। वो कैमरा मैं देख रही हूँ और उसी कैमरे को आप भी देख रहे हैं इन योर ओन वे। सो वी ऑल हैव एन आई कांटेक्ट एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। किसी वक्त हम सोच में पड़ जाते हैं, किसी वक्त आप कुछ और सोच रहे होते हैं, एंड देन यू डू दिस कि नो आई हैव टू गेट बैक टू माई लेक्चर। आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर देंगे, रिप्ले कर लेंगे, बिकॉज योर थॉट्स वेंट अवे समवेयर, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हर चीज़ को आप हर वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका माइंड जो है वो अपने घर की कोई बात सोच रहा होगा, या आप ये सोचेंगे कि आफ्टर दिस लेक्चर आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई वांट टू गो आउट फॉर अ वॉक, या आई वांट टू वॉच माय टेलीविजन प्रोग्राम। वो चीज़ें भी आपके जहन में आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी, आपके अपनी जगह बना रही होंगी इन द ब्रेन। सो कंट्रोलिंग दोज एस्पेक्ट्स and responding very attentively to the speaker will be on the part of a good listener। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, नॉडिंग कभी कभी आप नोट करते हैं, अटेंटिव पॉस्चर है, इस तरह से आपका सही बिल्कुल ठीक ऐसा पॉस्चर है कि आप यू आर अटेंटिव। This happens usually in your classrooms या lectures में, या presentations के वक्त, या you're having meetings in your organization। तो उस वक्त ये सारी response जो है वो बहुत important होता है। And if you're looking here and there, if you're relaxed, आप इस तरह करके बैठ जाएंगे, तो वो सब चीज़ें जो हैं they will also have an effect on the speaker कि मेरी बात तो ये लोग समझ ही नहीं रहे, इनको मेरी बात अच्छी ही नहीं लग रही, तो मैं आगे कैसे चलूं। सो वो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अटेंटिव पॉस्चर, बैक स्ट्रेट, आपके शोल्डर्स बिल्कुल ठीक हों और आप अच्छी तरह से सुन रहे हों, एंड क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। एक्चुअली अगर आप सुन ही नहीं रहे तो आपके जहन में कोई सवाल भी नहीं आएगा। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत कहती हूँ कि यू स्लीपिंग विद योर आइज़ वाइड ओपन। आपकी आंखें खुली हुई हैं और आप मुझे आई कांटेक्ट दे रहे हैं, लेकिन ब्रेन शट है, वो बंद हुआ है, और मैं वट एवर आई एम सेइंग इज़ नॉट बीइंग रजिस्टर्ड बाय यू। तो वो थोड़े से अटेंटिव हो जाते हैं, थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि येस द टीचर नोज़ कि एक क्लासरूम में क्या होता है और क्या एनवायरनमेंट होती है। इसी तरह से किसी प्रोजेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने उस इंटरेस्ट को डेवलप नहीं किया, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे, बिकॉज यू नॉट इंटरेस्टेड इन इट, एंड यू विल नॉट बी आस्किंग क्वेश्चंस and answering also the question asked from you by the speaker। जो स्पीकर कोई आपसे सवाल पूछे तो फिर आप ज़रा घबरा जाते हैं कि ओके मैंने क्या पढ़ा और क्या चीज़ मेरे जहन में थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ लेक्चर हम स्टूडेंट से पूछते हैं, हाँ भाई व्हाट डिड आई से अर्लियर, कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू मी। आप क्या सोच रहे हैं, आर यू हेयर विद मी इन द लेक्चर और यू आर समवेयर एल्स फार अवे। तो ये सारे जो हैं आपके प्रॉम्प्टर्स वो यूज़ होते हैं टू ब्रिंग यू बैक इनटू द गुड लिसनिंग प्रोसेस। और जब स्टूडेंट को ये पता हो, स्पेशली स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट को अगर ये पता हो कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्लास में मेरी थोड़ी सी इंसल्ट भी हो सकती है, तो वो अच्छी लिसनिंग कर लेता है। तो आप भी अच्छी तरह से सुने, बिकॉज़ इंसल्ट तो यहाँ कोई नहीं होगी इंशाल्लाह, बट ये है कि आपका लिसनिंग प्रोसेस शार्प हो जाएगा व्हेन यू आर लिसनिंग वेरी इंटेंटली, वेरी क्लोजली, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, और बड़ा अच्छी तरह से आप चीज़ों को ग्रास्प कर रहे होंगे। रिमेंबरिंग, अब आपकी मेमोरी क्या है,
एक स्टडी है, वी रिमेंबर लेस देन हाफ अ मैसेज इमीडिएटली, यानी कि हमारी मेमोरी इतनी अजीब व गरीब है कि हम आधा मैसेज तो फ़ौरन ही भूल जाते हैं। इमेजिन दैट। एंड 35% ऑफ द मैसेज आफ्टर 8 hours। 8 घंटे की मेमोरी स्पैन के बाद हम आधा 35% ऑफ मैसेज को भूल चुके होते हैं। सो सी द रेशो, आधा मैसेज उसी वक्त चला गया, 35% 8 घंटे के बाद चला गया, बाकी पीछे 20 to 25% बच गया। 50% इज़ गॉन, उसमें से 35% निकाल दें 8 घंटे के बाद तो पीछे हार्डली एनीथिंग इज़ लेफ्ट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम एंड पॉइंट? आप मुझे बताइए कि मेमोरी के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? यस, नोट टेकिंग। नोट टेकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। दैट व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी यू आर टेकिंग डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे टू रिवाइव योर मेमोरी। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूँ कि इफ़ यू वांट टू शार्पन योर मेमोरी, आप एक छोटी सी एक्सरसाइज है साइकोलॉजिकल विच यू कैन डू, which is that when you are lying down at night, you recall the day's working। सारे दिन की वर्किंग आप रिकॉल करें और शुरू करें स्टार्ट ऑफ द डे से कि आप किस तरह से उठे, आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, व्हाट क्लोथ्स डिड यू वेयर, वेयर डिड यू गो फर्स्ट, what were the aspects which you thought of, क्या चीज़ें थीं जो आपको interesting लगी, how did the day go by, what did you eat in the evening and whom did you meet, जिसको आप मिले उसने क्या कलर के कपड़े पहने हुए थे। all these things will definitely inshallah help you into sharpening your memory। और आप ये करके देखें in your daily routine and you will find the difference। I do it myself और थोड़ा सा ये है कि मेरी जो मेमोरी है इस लिहाज से improve हो रही है और it is an exercise of the mind, of the brain। और ये मेरा ख्याल है मैंने टेलीविज़न पे कहीं पे सुना था, तो आई एम शेयरिंग इट विद यू एंड आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। और रिमेंबरिंग वुड बी एनहांस्ड बिकॉज यू टेक केयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। सो इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए क्योंकि देख लें कि आधा तो मैसेज उसी वक्त डिलीट हो जाता है ब्रेन से और बाकी का 8 hours के बाद फिनिश हो जाता है, तो वो इट्स अ बिग लॉस। एंड इफ़ यू यूज़ आवर माइंड केयरफुली और उसको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज में रखेंगे तो वो हमें इट विल गिव अस गुड रिजल्ट्स। Third point is we have to exert effort to listen well। ये एक एफर्ट लगाने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें हमें गुड लिसनिंग करनी है और इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उसको एफर्ट के साथ करें। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ना हो, think more of the topic which is being discussed, think more of what is in it for you, selectivity, getting information
who is giving information is not your concern at the moment. What information is being given is a priority. So prioritize करिए और you will see कि communication में priority की भी बहुत बड़ी जगह है कि क्या चीज़ पहले करनी है और किस चीज़ को बाद में consider करना है या नहीं करना. So you have your priorities adjusted. You have to make an effort to listen. अच्छी तरह से उसको सुने, उसके बारे में सोचें, take down notes, take down important points, उनको देख लें before going into further discussion. And a good listener will definitely ask good, effective questions. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा listener कोई अच्छे questions speaker से ना पूछे. So it is very, very important to listen well, and it is important to give positive responses to the speaker ताकि उसकी speech जो है वो encourage हो. Now for me, I'm continuously talking to you, and I'm sure that you are giving me a good response so that I improve on my lectures, I improve on my presentations, I get encouragement, and I'm happy in my mind कि आज मैंने जो ये काम किया है वो मेरे listeners को उन्होंने they have appreciated it. So again, we are living in a social setup, we care for each other. There are small considerations which should be kept in mind, and if we keep these in our mind, then our speaking and our listening both are going to be corrected, both will have a good effect, and both are going to be part of our improvement, part of our promotions, and believe me, we will rise higher in life if we are careful listeners and careful speakers. Being mindful is being present fully in the moment. Now what happens that you're being mindful and you are present fully in that particular moment. Like for example, right now when you're watching me, you are mindful. This is the technical word of paying attention also. आप mindful हैं, आपने care की है कि आपके इर्द गिर्द कोई disturbance नहीं है, so that you are able to give full attention to me, which is also very, very important because आपने एक ज़रूरी काम करना है, वो ये है कि मेरा lecture note down करना है. You want to get information from me, and you are mindfully tuning your mind to what I am saying at this moment. 1 hour और 2 hour का जो lecture है वो आप देख रहे हैं बहुत carefully और mindfully उसको comprehend कर रहे हैं in your brain. Another important aspect, don't let your thoughts wander from the present situation. अब ये कैसे होगा? Brain है जो कि बहुत सारा काम कर रहा है और आपकी thoughts vary कर रही हैं from time to time, from situation to situation, from different one aspect to another. So all these things are varying and they are having some kind of a activity is going on in your mind. So आपके thoughts कभी कहीं चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं. आप सोचते हैं कि आज मैंने ये काम करना है जो कि ज़रूरी है, मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाए तो मैं वहाँ जाऊँगा. I will talk to this person. What am I going to talk about? You're doing this during you're listening to my lecture. So you see, it is very difficult to hold your thoughts
at one point in time. और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम अपनी थॉट्स को कलेक्ट करेंगे, उनको साइडवेज होने से बचाएंगे, वी आर केयरफुल, वी आर फोकस्ड, तभी हम गुड लिसनिंग कर सकेंगे. अदरवाइज आवर थॉट्स विल वॉन्डर, we will be daydreaming about something and we will not be paying attention to what is being said to us. So अपनी thoughts को wander ना करने दीजिए और उनको collected रखिए with your ideas, with your with what is being said बड़ा carefully, और उसमें से अपने इंटरेस्ट के पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों निकालिए, बिकॉज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे बहुत सारे और आपके इंटरेस्ट के पॉइंट्स भी बहुत सारे होंगे. देन वी कम टू डू नॉट इम्पोज योर ओन आइडियाज़ और जजमेंट्स. अपने आइडियाज़ और जजमेंट्स ड्यूरिंग लिसनिंग अवॉइड करें. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल somebody comes into the room who is very shabbily dressed, उसकी आउटलुक इतनी अच्छी नहीं है, तो आप एक आइडिया बना लेते हैं अपने जहन में कि ये क्या बोलेगा, what is he going to talk about, I don't think he has any knowledge. तो अगर आपने ये सोच लिया तो बिलीव मी, आप वो चाहे जितना अच्छा स्पीकर हो, आप कभी उसकी बात नहीं सुनेंगे. और फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ भी गई कि अच्छा मैं ये सुन लेता हूँ, तो फिर आप कहेंगे कि ओह ही वॉज सेइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, सॉरी आई डिडंट लिसन. यू सी, इस तरह से सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं और आपके अपने आइडियाज़ इम्पोज हो जाते हैं ऑन योर माइंड. सो अगेन फॉर दिस पर्पस बी वेरी न्यूट्रल कि शायद अपीयरेंस उस शख्स की बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन what he is saying should be more important. अपने आइडियाज़ को, अपनी जजमेंट को इम्पोज ना करें कि ये तो शख्स ऐसे ही बोलता रहता है, ये कभी ठीक बात करता ही नहीं. आई हैव अटेंडेड हिज सेमिनार्स अर्लियर ऑल्सो, कोई ढंग की बात नहीं होती. हो सकता है उसने अपने सेमिनार्स इम्प्रूव कर लिए हों, एंड टुडे मे बी ही हैज़ कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड टॉपिक. तो आप उसका क्या करेंगे, आप तो सुन ही नहीं रहे. तो अगेन जजमेंट्स और अपने आइडियाज़ को फॉर द टाइम बीइंग एक साइड पे रख दीजिए and be very very neutral in listening to the other person. इससे क्या होगा, further ahead, when people sense we are listening, they express their ideas in more depth. जब एक स्पीकर ये समझ रहा होता है कि आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, तो वो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझाता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड यूर अप्रिशिएटिव, आप नोट करते हैं, आप सुनते हैं केयरफुली व्हाट इज़ बीइंग सेड, थोड़ा सा अटेंशन देते हैं, थोड़ा सा स्माइल कर जाते हैं, तो थोड़ा सा देख के, इवन अगर आप लिख रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो टेलिंग द स्पीकर दैट यू आर वेरी वेरी इंटेंशनली लिसनिंग टू अस. सो ऑल दीज नॉन वर्बल क्यूज आप बार बार देखें. नॉन वर्बल लेक्चर्स भी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस भी साथ साथ चल रही हैं. तो कोई भी लेक्चर अलग नहीं है, सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है. सो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग साथ साथ चल रहा है और स्पीकर जो है जब उसको अच्छे क्यूज़ मिलेंगे
जब उसको अच्छे नॉन वर्बल्स मिलेंगे वो अपनी स्पीच को और भी एनहांस करेगा, उसको और भी अच्छा बनाएगा और आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा that this person is talking to me in such a good manner, this person is I'm responding in a good manner, so the speaker will give you more ideas, he will talk in more depth, he will talk with more examples to clear your concept of what is being said. Likewise, जैसे यहाँ पे है, मैं आपके साथ बायलिंगुअल हूँ, 2 लैंग्वेजेस में बात कर रही हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आप को एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, उर्दू लैंग्वेज में भी एक्सप्लेनेशन मिल जाए और इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन मिल जाए. सो अगेन योर रिस्पॉन्स इज़ गुड, सो माई स्पीच इज़ गुड. सी यू अंडरस्टैंड दिस कि एनकरेजमेंट दोनों साइड्स पे मौजूद होती है. इफ़ ऑन द अदर हैंड my listener is not paying attention to me, जैसे क्लासरूम्स में कभी कभी होता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो मोबाइल पे यूजुअली मैसेजिंग मेरी तरफ देख रहे हैं और टक 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 मैसेजिंग भी कर रहे हैं. अब वो भी पता लग जाता है बिकॉज दे आर नॉट विद मी. सो वो आई कॉन्टैक्ट, वो जेस्चर्स, वो पोस्चर इज़ कॉट बाय एनी टीचर जो कि बड़ा थोड़ा सा केयर करे तो हर स्टूडेंट की नेचर आपके सामने आ जाती है कि ये स्टूडेंट जो है ना ये शरारती है, ये बात को सीरियसली नहीं लेगा, और ये स्टूडेंट जो है बड़ा इंटेंटली सुनता है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, प्रॉबेबली ही लिसन्स वेरी वेरी वेल. सो अगेन माय विजन वुड बी दैट द स्टूडेंट हु इज़ नॉट लिसनिंग वेरी वेल, उसको फोकस करूँगी, उसे कहूँगी कि ओके टेल मी व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, ताकि उसकी अटेंशन गेन हो जाए. और ये ऑफ कोर्स ये चीज़ें होती हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में. ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स में इट इज़ एंटायरली डिफरेंट. यू आर एन एग्जीक्यूटिव, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, and you have to talk about things, you have to give judgments, you have to be very very clear about things, और आपको intelligent questions पूछने हैं. so you're listening in a different manner. वो good listening आपकी मजबूरी है because उसी के ऊपर आपका करियर भी डेवलप करेगा और डिपेंड करेगा इन सब चीज़ों के ऊपर. सो अगेन जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हम स्पीकर को भी एनकरेजमेंट दे रहे हैं with our gestures, with our posture, and he speaks in more enthusiasm, more depth, और examples आपको ज़्यादा देते हैं वो. Then another important point, being mindful is your choice. Mindful होना आपकी choice है. आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं. क्या आप एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड इन योर वर्किंग एनवायरनमेंट? सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग माइंडफुल इज़ योर चॉइस. आपने सुनना है, मैं कुछ भी कर लूँ, आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, और अगर मैं सर तोड़ लूँ अपना, किसी तरह की प्रेजेंटेशन बना लूँ, अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग बातें कर लूँ, आपने अगर नहीं सुनना तो फिर आपने नहीं सुनना. सो दैट विल बी योर चॉइस कि आपकी कैपेसिटीज़ किस तरह से डेवलप होंगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आप कैसे काम करेंगे, किस तरह बात करेंगे, कैसे चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करेंगे, और यू विल लिसन टू इंस्ट्रक्शंस, you will listen carefully to what is being said. All these things will be done when you are a good listener, and that depends on your choice. So ये वाला point जो है इसके बारे में
मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती, बिकॉज़ ये आपकी चॉइस है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप बड़े गौर से सुनते हैं, कोई चीज़ आपको बुरी लगती है, वो आप इतनी अच्छी तरह नहीं सुनते। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। As we listen to others, we decide how to categorize them: good friends, person in trouble, or a parent. ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने अब छोटी सी ली हैं कि जब हम लोगों को सुन रहे होते हैं तो उनकी कैटेगरीज भी हम बना रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू अ शॉप, और वहाँ पे a toy shop where somebody else also comes in and she says कि मेरी बेटी को ये डॉल पसंद आ जाएगी। So you see the way she talked about, she chose a doll, saying that she is a parent of a girl, and then she talked to somebody beside her कि ये उसको अच्छी लगेगी। So मेरी judgment क्या है? When I listened to her, I got a judgment that she has a daughter, she is a parent. ठीक है, समझ आई कि when you listen to somebody in a relationship, as an outsider, you decide how to categorize them. उनकी कैटेगरी आप बना लेते हैं। अब क्या होगा कि I also have a daughter and she also has a daughter. So we can say that yes, I think you're right, I will get this for my daughter also. So you see, things will become cordial and appreciable, and we two parents will become friends. So you see, friendship का एक element बीच में आ गया। Likewise, इसी तरह से two people who are talking to each other, उनसे वो बात कर रहे होते हैं आपस में। So we are able to decide, we are able to see as an outsider, as a third person, कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, देखो कितनी अच्छी तरह मिल रहे हैं, and they care for each other। एक जो है वो बोल रहा है, the other one is listening very very carefully, and maybe he will give this person a good advice। So इस तरह से ये जब से सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं as we go along, listening to people around us। इसी तरह से for example in the office environment, दो लोग जो लड़ाई कर रहे होते हैं, as a third person we try to find out what is the trouble, what is the problem, and then we discuss it, or we intervene, or we talk to these people, and what happens that due to good listening we might come up with a good idea of resolving the situation. So these things are going all along with us। life जो है वो हमें slowly gradually business communication सिखाती रहती है, और mindful रहना, careful रहना is important, and again it is again your choice। Then what happens further on, we evaluate whether they are upset, calm, open or closed to advice, etc। So जब हम उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं तो तभी हम evaluate करते हैं कि ये upset हैं या ये खुश हैं, friendly हैं आपस में, या or they are open for advice or closed for advice। Like for example, two friends are fighting with each other over something, and you are the third person listening to them, and one person just gets up and walks away। So trying to control that person at that moment and telling him that wait, listen to me, I want to speak to you, and you were doing something wrong would not be a good idea at that moment at all। So वो शख्स उस वक्त एडवाइस के लिए तैयार नहीं है, he or she is not ready कि वो आपकी एडवाइस को सुन सके। So what happens, let him go, let him relax, let him calm down,
और जब टाइमिंग अच्छी होगी ओनली देन यू कैन गिव एन एडवाइस दैट ओके लिसन आई वाज लिसनिंग टू यू पीपल एंड आई फील दैट द इशू वाज नॉट दैट बिग एंड वी कैन यू नो रिजॉल्व इट इन दीज मैनर्स. एक दो आप उनको सजेशंस भी दे सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं व्हेन यू डिस्कस देम ओनली देन यू रियलाइज कि कितना इम्पोर्टेंट है उस एक्चुअल टाइम पे उस शख्स को स्पेस देना. टेल हिम टू ओके वी कैन रिलैक्स, वी कैन गेट सम टाइम, 1 hour, half an hour, and we will talk about this later. उस मोमेंट पे उसी वक्त अगर आप एडवाइस भी करना शुरू करेंगे तो वो एडवाइस फ्रूटफुल नहीं होगी. It will not give results which you are looking for. Then next we decide how to act accordingly. When we are into a situation which is a different kind of a situation, such as कोई conflict है या organization में आपको कोई trouble आ जाती है, तो how do you deal with that? We will definitely listen very very carefully to the issue, to the problem, and then we are going to decide whether certain rules and regulations apply, या कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें मीटिंग कॉल करनी पड़ जाती है. और अगर कोई छोटी सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो दैट कैन बी हैंडल्ड वेरी वेरी केयरफुली. और इसी तरह से हमारा जो काम है वो चलता रहता है. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉर्डियल बिहेवियर रखना पड़ता है, बहुत सारी पेशेंस, मैंने आपको कहा कि इज़ द की वर्ड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन. तो बहुत सारी पेशेंस आपको शो करनी पड़ती है सो दैट पीपल अराउंड यू आर कंफर्टेबल विद यू, और वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको रिगार्ड भी करेंगे, एंड यू विल एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी एज वेल. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मिल के एक बिजनेस कम्युनिकेटर को इफ़ेक्टिव बनाती हैं. सो देन फोकस ऑन द वर्ड्स नॉट द पर्सन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शुरू से ही हम ये कहते आ रहे हैं कि रिमेंबर व्हाट इज़ बीइंग सेड, नॉट हु इज़ सेइंग इट. तो ये बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पर्सनल किसी किस्म की भी कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स हों, दिल अपना बड़ा करें और हैव द कैपेसिटी ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये एथिक्स भी साथ साथ हमारे चल रही हैं, और हमारा रिलीजन इस्लाम भी हमें यही कहता है कि जी फॉरगिव करो और दूसरों की गलतियों को दरगुजर कर दो. तो ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए. आफ्टर ऑल वी आर एग्जिबिटिंग आर पर्सनैलिटी, आर एथिक्स, आर वैल्यूज़, आर रिलीजन. ये सब चीज़ें हम अपने साथ लेके चल रहे हैं. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि कल्चर में हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं. फ्राइडेज़ को हम स्पेशल तैयार होते हैं, जुमा पढ़ते हैं, बड़ा केयरफुल रहते हैं, बहुत अच्छा सबसे बिहेव करते हैं. क्रिश्चियंस जो है वो संडे को संडे उनका बहुत स्पेशल होता है, दे गो टू चर्च एंड ऑल दीज थिंग्स. कल्चरली भी आपकी सोशल इंटरेक्शंस, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सोशल कम्युनिकेशन आर देयर. इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. इसीलिए you must focus on the words which are being said, not who is saying it, or you will be able to resolve problems. You will be able to come to good conclusions. बड़ी जल्दी आपको results मिलेंगे, और अगर कोई conflict जो है वो लंबा हो जाए तो वो problematic हो जाता है. So all these things are very very important. They are done in a very very careful manner, और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान करना होगा.
Okay, do not impose your own ideas on others. This is very, very important. You're listening to somebody और वो अपनी स्टडी से, अपनी इंफॉर्मेशन से आपको कोई चीज़ बता रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप अपना आइडिया उस पर ठोंस रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसे समझता हूँ, नो आई थिंक दैट वे, नो माई एक्सपीरियंस इज दिस. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस. ये बहुत गलत हो जाता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इरप्ट हो जाती हैं. So what do you do in certain situations? Now even if somebody is saying something wrong या आप समझते हैं कि वो सही नहीं कह रहा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस बड़ी डिफरेंट हैं. आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स बिकॉज मुझे भी इतना मैं इस्लाम के बारे में बहुत ऑथेंटिक कोई बात नहीं ऐसे कह सकती. आई एम अ नॉर्मल मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह. और लोग इस तरह से रिलीजियस आइडियाज़ जो हैं वो कुछ के बड़े स्ट्रॉन्ग होते और फिर वो दूसरे लोग जो है ना वो उन पे आके अपने आइडियाज़ डालना शुरू कर देते हैं. तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है. सो कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको ना हो, बड़ी स्टडी और बड़ी ऑथेंटिसिटी से आप कोई बात ना कर सके, उसको नेगेट मत करें जब तक कि आपके पास प्रूफ मौजूद ना हो. सो डू नॉट इम्पोज योर ओन आइडियाज़ ऑन अदर्स. वो अपनी स्टडी से कोई बात कर रहे हैं, लेट देम डू इट. और आपकी अपनी नॉलेज है उसको शेयर ज़रूर करें, लेकिन ये ना कहें कि नहीं आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग. देयर यू विल डिस्टर्ब द लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रोसेस. वो प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और वहीं पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी. सो अगेन इम्पोजिंग योर आइडियाज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आप किसी की बात सुन रहे हैं लेकिन आप उसे फ़ौरन डिसएग्री करना शुरू हो जाते हैं, आप सर अपना हिलाते हैं कि नहीं यू रॉन्ग. दैट शुड नॉट बी डन. Then again an important aspect, do not try to correct or argue with them about what they feel. ठीक है, उनकी अपनी फीलिंग्स हैं और आपने उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना है. So do not try to correct them or argue with them about what they are obviously feeling. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो हमें ये सिखाता है कि दूसरे मज़हब के लोगों से भी अच्छी तरह से बात करो, अच्छी तरह पेश आओ. वाई? बिकॉज उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके कॉलीग्स की अलग अलग फीलिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स एट अ सर्टेन टाइम. You can think of one thing at one time. और किसी वक्त आपकी कोई फीलिंग के लिए बहुत अच्छी है, किसी वक्त वो फीलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है. इन अ वर्किंग सिनेरियो कभी आपको छोटा सा किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो आपको डिसलाइक शुरू हो जाती है उस शख्स के साथ. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन द ह्यूमन नेचर. तो उस वक्त जब वो बात कर रहा हो उसको करेक्ट ना करें और उसके साथ आर्ग्यूमेंट भी टेक अप ना करें कि ये बात तुमने गलत की, ये प्रोजेक्ट ऐसे होना था और आपने इस तरह कर दिया, एंड यू डिड नॉट टेक माई एडवाइस, आई वुड हैव सेड दिस एंड यू हैव नॉट पुट इन दिस पॉइंट, सो करेक्ट योर सेल्फ. और ये गलत है प्रेजेंटेशन, या ये बात ठीक नहीं है, ये तो रूल्स में ही नहीं है. डोंट डू इट एट दैट मोमेंट. What will you do during presentation? अगर आप arguments में लग जाएंगे तो आप सारी की सारी presentation ख़राब कर देंगे. Individuals will start being confused.
वो भी आपस में बात करने लगेंगे. मे बी सम अदर और पर्सन ऑल्सो कम्स अप विद द रॉन्ग आइडिया, विद द आइडिया कि जी ये पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरह से ये बात हो रही है. तो आपको बड़ा केयरफुल बिहेवियर रखना है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर योर सोशल सेटअप ऑल्सो, जिसमें कि आप एक अच्छे एथिकल इंसान हैं, आप एक बहुत अच्छे सिटीज़न हैं. सो डू नॉट आर्ग्यू एंड डू नॉट करेक्ट पीपल एट दैट टाइम. वो स्पीकर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, और बाकी लिसनर्स के लिए भी एक गैप, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि लो जी इनकी तो लड़ाई ही यहाँ शुरू हो गई. कभी कभी हो भी जाता है इन ड्यूरिंग मीटिंग्स कि आपकी आर्गुमेंट शुरू हो जाती है. नेशनल असेंबली के सेशंस कभी कभी ऐसे होते हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है. सो वो इस तरह की एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए मैं दे रही हूँ कि देखें दुनिया में क्या कुछ होता है, और ये सब एक बिजनेस कम्युनिकेशन का हिस्सा है कि नेशनल असेंबली है, कंट्री की, मुल्क की बात हो रही है, इंसान मुल्क को चला रहे हैं और वो किस तरह लड़ते हैं, किस तरह झगड़ा कर रहे हैं और किस तरह एक अच्छी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन. आई वुड से दैट, मेरा यही ख्याल है. ओके, नेक्स्ट इज एग्जिबिट एन एनकरेजिंग एक्सप्रेशन. वही चीज़ नॉन वर्बल वाली आ गई कि एनकरेजिंग एक्सप्रेशन को एग्जिबिट करें, उसको देखें, उसकी केयर करें. आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी एनकरेजिंग लुक्स हैं, आप अच्छी तरह थोड़ा सा आगे होके अच्छी तरह सुनना चाह रहे हैं, आप उन टीचर को देखते हैं या स्पीकर को देखते हैं, आप नोट डाउन करते हैं, वो भी रजिस्टर हो रहा है कि स्पीकर वुड थिंक दैट यस यू आर लिसनिंग, दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग सम पॉइंट्स. सो ये सारी चीज़ें एनकरेजिंग एक्सप्रेशंस में आ जाती हैं. एक और बड़े मज़े की बात, रिफ्रेन फ्रॉम यॉर्निंग. अब आप पीछे स्लाउच करके बैठ गए और आपने यूं यॉर्निंग शुरू कर दी और आपने कभी आंखें अपनी बंद की, कभी आप कुछ और सोच रहे हैं. ऑल दीज एक्सप्रेशंस विल हैम्पर गुड लिसनिंग एंड गुड स्पीकिंग. बोथ ऑफ देम गो टुगेदर. सो जो स्पीकर है वो डिस्करेज हो जाएगा. ही विल नॉट हैव एन इफेक्टिव टॉक विद यू. He will not be able to explain intently and carefully, and what will happen, you will not be able to listen in a good way. और आपकी वजह से, you're just one person. Remember that you are in a community. Because of you, because of one person, the rest of the people's listening is also affected. See how important it is कि बाकी लोग भी आपकी ही bad listening से affect हुए, क्योंकि आपने डायरेक्टली स्पीकर को इफेक्ट कर दिया ना, विद योर यॉर्निंग, विद योर कैजुअल वे ऑफ सिटिंग, विद योर यू नो जेस्चर्स एंड पोस्चर्स. आपने ये बताया कि बड़ा ही बोर हो रहा हूँ मैं इस वक्त, तो स्पीकर का फोकस आपकी तरफ हो जाएगा. द अदर पीपल हु आर लिसनिंग केयरफुली विल थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इज द स्पीकर कंफ्यूज्ड. उनकी लिसनिंग भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये एक अच्छा प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा. ओनली बिकॉज ऑफ अ स्लाइट जेस्चर ऑफ रॉन्ग नॉन वर्बल. सो फिर से नॉन वर्बल की इम्पोर्टेंस आ गई. इफ़ यू फील ड्रेन्ड आउट आफ्टर अ टॉक देन यू हैव लिसन्ड टू द पर्सन. ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने बड़ी अच्छी तरह से दूसरे को सुना है, क्योंकि आपका ब्रेन टैक्स कर रहा है ना. इट्स टैक्सिंग ऑल द टाइम, इट्स थिंकिंग ऑफ समथिंग और द अदर, इट्स इमेजिनिंग थिंग्स एंड इट इज़ ट्राइंग टू ग्रास्प ऑल द इंफॉर्मेशन. वो लगा हुआ है अपने काम में और वो ब्रेन बहुत बहुत वर्क कर रहा है, एंड दैट थिंग विल ड्रेन यू आउट. थोड़ा सा आपको वो ड्रेन कर देगा. सो जब आप थक जाएं सुनते सुनते,
तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा सुना है. Your listening has been good. So with these examples and with these ideas which are being forwarded to you for good listening, कि अपनी listening को बेहतर आप किस तरह बनाएंगे, and how are you going to enjoy good listening and how it is going to affect positively as on you as an executive. So ये सब चीज़ें practice करें. And here we end our lecture number 7, and we will continue more about listening in our next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.